नमस्कार, बिना मैच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास आप लोगों की इस चैनल पे चली थी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, और उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट प्लस जो है क्वेश्चंस 3 वीडियो हैं भैया, उनको आप लोग देख लीजिएगा और क्लास आप लोग देखा करें, कमेंट करके बताया भी करें, या और भी कौन से टॉपिक की क्लास आपको चाहिए ये भी आप बताया करें, है ना, जिससे कि हम उसी टॉपिक के वीडियो जो है वो बनाएं आप लोगों के लिए। और दूसरा, आज हम लोग क्लास करेंगे किसकी, मेंसुरेशन चैप्टर की। ये मेंसुरेशन चैप्टर भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि ये हर एक एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है ना। चाहे आपका, जैसे कि आप अभी कुछ बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की आप तैयारी करते हैं या कर रहे होंगे, इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, या मान लीजिए आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आएगा, एसएससी में भी मेंसुरेशन पूछा जाता है, या आपका एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी भर्ती, रेलवे की भर्ती जितनी भी आने वाली है, चाहे टेक्निकल वाली हो गई चाहे नॉन टेक्निकल, जहाँ जहाँ गणित पूछा जाता है वहाँ हर जगह ये आपको मेंसुरेशन टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मेंसुरेशन टॉपिक के आपको वीडियोज आज से मिलना प्रारंभ होंगे। और ख़ास बात क्या है कि इसमें हमारा जो है पहले थ्योरी की क्लासेज होंगी और उसके बाद प्रैक्टिस क्लासेज होंगी, है ना। तो इसमें जो है ये क्लासेज जो हैं ये थ्योरी की क्लासेज हैं पहले, जिसमें से मेंसुरेशन में हम लोग एक एक पॉइंट वाइज जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे, है ना। तो चलिए फिर सबसे पहले बात की जाती है मेंसुरेशन चैप्टर की। तो ये जो मेंसुरेशन चैप्टर है, मेंसुरेशन इसका मतलब होता है क्या भैया, हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं इसे, क्षेत्र मिति। क्या बोलते हैं, क्षेत्र मिति। और क्षेत्र मिति का मतलब जो होता है, देखो क्षेत्र को हम ये कह सकते हैं कि कोई एरिया, और मिति का मतलब होता है मापना, है ना। यहाँ से देखो मिति या मेज़र का मतलब होता है मापना। तो विभिन्न जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स में जैसे कि 2D और 3D फिगर्स जितने भी होते हैं, उनमें क्षेत्रफल और आयतन या परिधि या परिमाप के माप से संबंधित जो है पोर्शन है हमारा कौन सा, मेंसुरेशन, है ना। यानी कि इसमें हम मापेंगे, क्या क्या मापेंगे मेंसुरेशन में, हम मापेंगे क्षेत्रफल, मापेंगे क्षेत्रफल का मापन करेंगे, परिधि या परिमाप का मापन करेंगे, परिधि या परिमाप का मापन करेंगे, या फिर भैया हम यहाँ पे आयतन ज्ञात करेंगे, आयतन का मापन करेंगे। तो ये सारे के सारे जो मापने से संबंधित चीज़ें हैं वो हम मेंसुरेशन में डिस्कस करेंगे, है ना। और मेंसुरेशन में वास्तव में 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, क्षेत्रमिति में 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा 2D और दूसरा होता है कौन सा, 3D। अच्छा, ये 2D और 3D क्या है भैया, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, और ये 3D का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल। अच्छा, ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्या होता है, तो समझिएगा। 2 डायमेंशंस का मतलब होता है बीमाएँ, है ना, इसलिए इन्हें कहते हैं द्विबीमीय आकृतियाँ, और एक होती है हमारी त्रिबीमीय आकृतियाँ। अच्छा, द्विबीमीय और त्रिबीमीय में क्या अंतर है, तो समझिएगा। जैसे आप अगर अभी ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक एक चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे कि 0 डायमेंशन क्या होता है, जिसमें ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, और ना ही ऊंचाई। 1 डायमेंशन क्या होता है, जिसमें केवल लेंथ हो, है ना। और 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जिसमें लंबाई के साथ साथ क्या हो भैया, चौड़ाई हो, है ना, उसे क्या कहते हैं 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल का मतलब होता है कि लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, है ना। अब जो 2D फिगर्स होते हैं आपने पढ़ रखा है, वर्ग, आयत, क्षेत्रफल, जिनका क्षेत्रफल निकाला जाता है, जैसे वर्ग, आयत, घन घनाभ नहीं भाई, त्रिभुज, वृत्त, है ना। चतुर्भुज में जितने भी हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग हो गया, आयत हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, उसके बाद जैसे बहुभुज हो गया, ये सब जो है फिगर्स जो होते हैं, ये कैसे फिगर्स होते हैं, 2D फिगर्स होते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर थोड़ा सा 2D में बात किया जाए तो मैं आपको एक बार और बता दूँ, जैसे मान लो जितनी भी प्लेन आकृतियाँ होती हैं भैया, है ना, जैसे आपका त्रिभुज हो गया, ठीक, ये सब त्रिभुज हो गया, ये किस में आता है, 2D में आता है। त्रिभुज के बाद आपका चतुर्भुज हो गया, इसके बाद भैया क्या हो गया, वृत्त हो गया, ठीक, वृत्त हो गया, या आपका क्या हो गया, बहुभुज हो गया, ये सब एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब किस में आते हैं, 2 डायमेंशनल में आते हैं। और अगर बात की जाए 3 डायमेंशनल में, तो जैसे आपका क्या होता है, घन होता है,
है ना। और क्या होता है, घनाभ होता है, और क्या होता है, बेलन होता है, घन, घनाभ, बेलन। फिर क्या होता है, शंकु होता है, शंकु होता है। और क्या होता है, गोला क्या होता है, और इसमें होता है अर्धगोला होता है। अच्छा, साथ साथ इसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। अच्छा, इसमें आपने पढ़ा होगा छिन्नक भी होता है, जिसे बाल्टी कहते हैं ना, छिन्नक हो गया। तो ये भी हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, जैसे आपका प्रिज्म या प्रिज्म, या इसे कहते हैं पिरामिड, ठीक है, पिरामिड। तो प्रिज्म, पिरामिड, और यहाँ से मैंने आपको बताया छिन्नक, है ना, छिन्नक या बाल्टी, शंकु को काट दिया जाता है। तो ये सब जो होते हैं आपके 3D फिगर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, जो 3D फिगर्स होते हैं इनका हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं भैया, आयतन निकालते हैं। और जितने भी 2D फिगर्स होते हैं उनका हम क्या निकालते हैं, तो आप कहते हो सर इनका हम निकालते हैं क्षेत्रफल। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा कौन सा, क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट, है ना। क्षेत्रफल वाले जितने भी फार्मूले वगैरह या सारी चीज़ें हैं उनके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एरिया पे। किस पे आ जाते हैं भैया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अच्छा, ये एरिया या फिर क्षेत्रफल होता क्या है बताओ, क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, कोई भी बताए मुझे क्षेत्रफल के विषय में। तो आप कहते हो सर क्षेत्रफल किसी भी बंद आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। इस बात का तो डिफाइन करने का ऐसे मतलब हो गया, लेकिन आप इस बात को समझिएगा ऐसे, जैसे मान लो कोई आकृति आपके सामने है, ये इस प्रकार की, है ना, ये मान लो एक आकृति है भैया हमारे सामने, और ये एक देखो वर्गाकार आकृति हो गई है ना, वर्गाकार। तो यहाँ से आप देखो कि इसके द्वारा जितना क्षेत्र, जितना एरिया घेरा गया है, ये वाला एरिया, घेरा गया एरिया ही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है ना। यानी कि इसने जितने क्षेत्र को कवर किया है वही क्षेत्र इस आकृति का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे मान लो ये एक त्रिभुजाकार आकृति है ना, ये बंद आकृति है एक, और अब इसने कितना क्षेत्र घेरा है, ये वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट हो गया ये इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा, है ना। तो यहाँ से हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि किसी भी बंद आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। इस बात का आप मतलब बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो क्षेत्रफल का मापन किया जाता है ये वर्ग इकाई में किया जाता है। क्षेत्रफल किस में किया जाता है, वर्ग इकाई में। क्योंकि जब आप क्षेत्रफल निकालते होंगे, अगर मीटर में निकालते हो तो आप देखते होंगे उसका इकाई जो है, यूनिट जो है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और आपने देखा होगा अगर मान लो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप देखते हैं कि अगर इसको कहा जाए किलोमीटर, जैसे वर्ग किलोमीटर, बड़ी बड़ी ज़मीनें जो होती हैं वर्ग स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में मापी जाती हैं। तो ये जो है आपका ये क्षेत्रफल का मापन का यूनिट हो गया, यानी कि इसकी इकाई जो होती है वो वर्ग इकाई होती है। अच्छा, क्षेत्रफल के बाद एक चीज़ और इसमें क्षेत्रफल और परिमाप के विषय में, अगला पॉइंट है परिमाप के विषय में। तो देखिएगा परिमाप क्या होता है भैया, किसी भी आकृति द्वारा घेरी गई परिसीमा की लंबाई को, है ना, चारों तरफ की सीमा की लंबाई, किसी भी फिगर के चारों तरफ की सीमा की लंबाई को, जैसे मान लो ये वाला, ये मतलब ये दूसरी सीमा हो गई, ये ऐसे मान लो तीसरी वाली हो गई, और ये हो गई चौथी वाली। अगर इन सबको हम जोड़ लें, मतलब ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो अगर A से B तक जाएं, B से C तक जाएं और C से D तक जाएं और D से A तक पुनः आ जाएं, तो जितनी दूरी हम तय करेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, है ना। यानी कि चारों तरफ के पथों की लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, परिमाप कहते हैं। तो ये हो जाता है आपका परिमाप के विषय में। तो क्षेत्रफल और परिमाप, मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल जो होता है वो किसी भी बंद आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। इसकी यूनिट आपको ध्यान रखना है, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में, जबकि परिमाप जो होता है केवल इसका इकाई में जोड़ा जाता है। जैसे मान लो ये जोड़ा जाएगा तो ये मीटर में जोड़ा जाएगा, मीटर में जोड़ा जाएगा, या फिर सेंटीमीटर में जोड़ा जाएगा, या फिर किलोमीटर में जोड़ा जाएगा। इसकी यूनिट होती है, मतलब इसका जो इकाई होता है केवल इकाई में होता है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा होता है। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, है ना। तो ये तो हो गया अपना अगला पॉइंट। अब हमारा जो आगे का काम है वो है कि जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे भैया वो कौन कौन सी आकृतियों का निकालेंगे, यानी कि 2D आकृतियाँ होती कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से आ जाइएगा और एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं 2D फिगर्स जितने भी हैं। 2D फिगर्स में जो है हमारा क्या क्या आ जाएगा भैया, एक तो आ जाएगा चतुर्भुज, क्या आ जाएगा,
चतुर्भुज, और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा त्रिभुज, और तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, वृत्त, और चौथा हमारा क्या आ जाएगा, बहुभुज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बहुभुज आ जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ से चतुर्भुज में पहला चतुर्भुज हमारा क्या होता है, वर्ग होता है, फिर क्या होता है, आयत होता है, वर्ग हो गया, आयत हो गया, फिर हमारा क्या होगा भैया, समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज, और इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद होगा समांतर, समांतर चतुर्भुज होगा, है ना, समांतर चतुर्भुज होगा। इसके बाद क्या होगा, एक होता है समलंब, है ना, समलंब। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये मेन आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांच तो आपके भैया मेन होते हैं, क्या, चतुर्भुज होते हैं, है ना। अब इनसे संबंधित जो है एग्जाम में क्वेश्चंस, चाहे यूपी पुलिस हो या वनडे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में हर जगह जो है इनसे संबंधित क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, है ना। और ख़ास बात क्या है कि काफ़ी एग्जाम्स तो ऐसे हैं जिसमें अगर आप इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूले वगैरह याद हैं तो आप सवालों को लगा पाते हैं। और दूसरा आता है आपका त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज में जो सबसे पहले आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, है ना, विषम बाहु त्रिभुज। और नंबर 2 पे आपका आता है समबाहु, है ना, समबाहु त्रिभुज। और नंबर 3 पे आता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक इसमें क्षेत्रफल पूछा जाता है समकोण का, किसका पूछा जाता है, समकोण त्रिभुज का, है ना। और यहाँ से आपका एक चीज़ और ध्यान रखना है, नंबर 5 जो आता है आपका, एक आता है समद्विबाहु, समद्विबाहु, और इसके साथ साथ समकोण। क्या होता है, समद्विबाहु समकोण। अच्छा, एक तो आपका होता है वृत्त, जिसे हम कहते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं भैया, सर्कल बोलते हैं। अच्छा, त्रिभुज को बोलते हैं ट्रायंगल, चतुर्भुज को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, वर्ग है स्क्वायर, आयत है रेक्टेंगल, समचतुर्भुज है रोम्बस, समांतर चतुर्भुज है पैरेललोग्राम, और ट्रेपेजियम बोलते हैं समलंब को, है ना। स्केलन बोलते हैं, आइसोसेलिस बोलते हैं समद्विबाहु को, है ना, इक्विलेटरल बोलते हैं समबाहु को, और राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं समकोण को। वृत्त में आपका वृत्त तो होता ही होता है, और साथ साथ सेक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, है ना, त्रिज्य खंड के विषय में पढ़ा जाता है। तो वृत्त में भी क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित चीज़ें पढ़ते हैं। और बहुभुज में जैसे आपका त्रिभुज भी बहुभुज है, चतुर्भुज भी बहुभुज है। इसके बाद त्रिभुज चतुर्भुज तो इतने हैं, साथ साथ अगर आपसे पंचभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो पंचभुज हो जाता है, आपका षटभुज हो जाता है ना, समझिएगा, षटभुज। तो यहाँ से हो जाएगा षटभुज, या कभी कभी आपसे अष्टभुज का क्षेत्रफल भी कुछ अलग अलग एग्जाम से पूछा जाता है। तो ये सब बहुभुज होते हैं, जैसे कि जिनमें भी 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं, सब क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं। अब इतनी चीज़ें हैं भैया 2D में, है ना, 2D में। तो आप देखिएगा कि एक एक करके जो है आपको सारी चीज़ों के विषय में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट्स की लंबी क्लास होगी, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, क्लास थोड़ा लंबी होनी है, और एक एक करके हम लोग इसमें डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। और अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे, मैं इतना चाहता हूं कि अगर 10, 12, 15 लोग भी आप में से पढ़ना चाहते हैं और यहाँ तक अगर वीडियो देखते आ रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। ये पूरा का पूरा 2D का मेरा रहेगा हिसाब किताब पढ़ाने का, है ना। अब हम लोग आ जाएंगे अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे, और जिसे हम कहेंगे क्या, चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, चतुर्भुज, है ना भैया, चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसे बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। अच्छा, ये चतुर्भुज क्या होता है, तो आप कहते हो सर चतुर्भुज के बारे में अगर बात की जाए, सबसे पहला पॉइंट, बेसिक सा पॉइंट, चतुर्भुज क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा भैया कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। जैसे ABC और D, ये ABCD क्या है, ये एक चतुर्भुज है ABCD, है ना। ABCD में यहाँ से ध्यान रखना, चतुर्भुज में ये चतुर्भुज की भुजाएं हैं कौन कौन सी, AB, BC, CD और AD।
ये चारों चतुर्भुज की क्या है भैया, ये हैं भुजाएं, इन्हें कहते हैं भुजाएं। और दूसरा, अगर आपसे कहा जाए कि चतुर्भुज के शीर्ष कौन कौन से हैं, तो जहाँ पर दो भुजाएं एक साथ मिलती हैं, जैसे ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज के क्या हैं, शीर्ष हैं, ए बी सी डी। और ध्यान रखिएगा कि अगर ए से किसको मिला दें हम, ए से किसको मिला दें, सी को, तो ये जो हो जाएंगे ए सी, और अगर बी से डी को मिला दें तो ए सी और बी डी, ये हो जाएंगे क्या भैया, ये हो जाएंगे चतुर्भुज के विकर्ण। विकर्ण ध्यान रखिएगा, किसी भी फिगर में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो ए सी और बी डी इस चतुर्भुज के क्या कहलाएंगे, विकर्ण कहलाएंगे। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हुई, लेकिन ध्यान रखना कि अगर नॉर्मल चतुर्भुज की बात की जाती है तो एक सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है, जैसे आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि ये जो आपका चतुर्भुज है ना, ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें इस चतुर्भुज में विकर्ण के विपरीत शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाइयाँ, यानी किसी चतुर्भुज में ऐसे मान लो यहाँ से एक लंब डाल दिया गया 90 डिग्री, लंब का मतलब जानते हैं कि जो 90 अंश का क्या बनाए, कोण बनाए, तो यहाँ से ये लंब डाल दिया गया। ठीक, अब इसकी लंबाई भैया L1 है और इसकी लंबाई क्या है, L2 है, और ये विकर्ण क्या है, D है। तो आपसे पूछेगा कि इस नॉर्मल से चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा चतुर्भुज है ना, ये जो हमारा चतुर्भुज है, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सर ये AC जो विकर्ण है, AC विकर्ण इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, दो त्रिभुजों में क्या कर रहा है भैया, डिवाइड कर रहा है। अगर ध्यान से आप देखो तो मैंने ये लाल वाला जो बनाया है, ये एक त्रिभुज इसमें बन गया है ना, ये एक त्रिभुज बन गया है कि नहीं बन गया है, बिल्कुल बन गया है। आप कहोगे सर ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला जो मैंने इसको लाल कर दिया। ठीक, अगर हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप खुद सोचो, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते समय भैया हमें क्या करना होगा। अगर हम इस लाल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और ये जो दूसरा वाला त्रिभुज है ना, लाल वाला त्रिभुज, और ये वाला जो त्रिभुज है इसे हम कह सकते हैं कि सर ये हरा वाला जो त्रिभुज है ना, इस प्रकार से अगर हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लें त्रिभुज का तो हमारा काम बन जाएगा। और आपको पता है कि सर कोई भी त्रिभुज, जैसे मान लो ये है हमारा एक त्रिभुज, इस प्रकार से त्रिभुज जिसे यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, अगर भैया त्रिभुज में आधार पता है, जैसे ये ए बी है और ये क्या है, सी है, ए बी सी एक त्रिभुज है और ये आधार मान लो यहाँ से स्मॉल बी है ना, ये वाला, और इसकी ऊंचाई क्या है, h है। तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार यानी कि b और गुणे में ऊंचाई यानी कि h। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला ये बेसिक वाला ध्यान रखिएगा, बाकी तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ही। तो 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो अब इस चतुर्भुज में ध्यान दीजिएगा, इस चतुर्भुज में भैया ये वाली जो दूरी है, ये वाली, ये इस त्रिभुज अगर ध्यान दो तो ACD में इसकी लंब की लंबाई कितना माना है हमने, L1 माना है। तो अगर हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, यानी कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल अगर निकालें भैया, ABCD का एरिया, ABCD का क्षेत्रफल, तो आप क्या देखते हो कि सर ABCD का क्षेत्रफल निकालते टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम निकाल लेते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल या ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, दोनों को निकाल के ऐड कर दें, चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमें ये वाली लंब की लंबाई भी पता है ना, ये वाली लंब की लंबाई कितना पता है, L2 पता है। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप कहोगे सर 1/2, ये आधार क्या है ACD में, ये है बेस AC, बेस क्या है AC, तो 1/2 AC का मतलब क्या है, विकर्ण की लंबाई कितना माना है D, और गुणे में ऊंचाई कितना है, L1 है, ऊंचाई इसकी कितना है, L1 है, प्लस 1/2 और इसका आधार क्या है, इसके लिए भी आधार AC ही तो होगा और इसकी ऊंचाई क्या है, L2 है। तो आधार है D और ऊंचाई क्या है भैया, L2 है। ठीक, तो अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो एरिया का फार्मूला निकल के आ रहा है, 1/2 कॉमन ले लीजिएगा और D कॉमन ले लीजिएगा आगे, L1 प्लस L2 और गुणे में क्या बन गया, D। तो इस प्रकार से हमारा एरिया का फार्मूला बनकर तैयार है भाई। क्या बनकर तैयार है कि चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल हो गया है वो कितना हो गया है, तो आपने क्या देखा कि सर ये हो गया है 1/2 L1 प्लस L2 गुणे में D। ये आपको मिलेगा भी कहीं ना कहीं देखने को फार्मूला कि 1/2 और यहाँ से लंब की लंबाइयों का योग है ना, लंब की लंबाइयों का
लंबाइयों का योग और गुणे में क्या करेंगे, विकर्ण, गुणे में क्या करेंगे, विकर्ण। और ये जो लंब की लंबाइयाँ हैं ये विकर्ण के विपरीत शीर्षों से, है ना, विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाइयाँ हैं। और यही एक आपका फार्मूला होता है जो कि चतुर्भुज का, सिंपल से चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर यही फार्मूला याद है तो 1 नंबर का सवाल आपको अगर कभी भी मिल जाएगा तो आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे। ठीक, चलिए फिर अब हम लोग टाइप वाइज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। अब आ जाएंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। यानी चतुर्भुजों में प्रकार। और उनमें प्रकार में भैया सबसे पहले वाले प्रकार को पढ़ेंगे। सबसे पहला वाला चतुर्भुज हमारा कौन सा होगा, वर्ग होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर, वर्ग। ठीक, वर्ग या स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाइएगा, पहला वाला जो है वर्ग है। वर्ग क्या होता है, तो अगर मैं आपको सुंदर सा वर्ग यहाँ से बना के दिखाऊं तो देखो, यहाँ से ये वाला है ना, ये बोला जाता है क्या, ये देखो, ये क्या है भैया, ये है एक वर्ग। ठीक, वर्ग ऐसा फिगर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, सेम होती है। जैसे यहाँ से देखिएगा, 1 मिनट, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती है, इसलिए हम कहते हैं वर्ग की क्या है, ये भुजा है। जैसे मान लो A, B, C और D, यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और समान भुजाओं को हमने क्या डिनोट कर दिया, A डिनोट कर दिया, है ना। और आपको अभी मैंने बताया था चतुर्भुज में विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो भैया ये AC और BD क्या कहलाएगा, इसका विकर्ण कहलाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे ध्यान से, तो अगर हम AC और BD को मिलाएं तो ये एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, O पर काटते हैं। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा भैया कि इस चतुर्भुज में अगर वर्ग की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। सभी भुजाएं भैया होती हैं बराबर, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। नंबर 2 पे विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। बराबर होने के साथ साथ विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ भैया कि बराबर बराबर भागों में एक दूसरे को क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं बात करूँ, विकर्ण बराबर होने का मतलब है कि AC बराबर होगा किसके, BD के। AC बराबर होगा भैया किसके, BD के। और दूसरा यहाँ से समद्विभाजित करने का मतलब AO और OC बराबर होगा और OB और OD बराबर होगा। यानी ये भी कह सकते हो कि AO बराबर होगा OC के और OD बराबर होगा OB के, OB बराबर होगा किसके, OD के। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से मैं विकर्ण निकाल लूँ, है ना, तो देखो ये त्रिभुज, यहाँ से अगर देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ से अगर देखा जाए ध्यान से, तो ये भैया ये वाला जो विकर्ण है AC, और अगर यहाँ से A और B की बात की जाए और ये B और C की बात की जाए, तो ये एक क्या बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि वर्ग में सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, 90 अंश होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं, 90 अंश होते हैं। तो अगर ये 90 अंश होता है और इस विकर्ण AC का मान हमने क्या मान लिया, D मान लिया, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि D² बराबर, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 90 अंश का कोण क्या कहलाता है, समकोण। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है भैया, D² बराबर होता है आधार स्क्वायर A² प्लस ऊंचाई यानी कि लंब स्क्वायर A²। तो D² की वैल्यू क्या आ जाती है, A² प्लस A², यानी कि D की वैल्यू आ जाएगी क्या, ये रूट लग जाएगा उधर, तो A तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, यानी कि विकर्ण की जो वैल्यू होती है
विकर्ण बराबर होता है किसके, a√2 के, यानी कि AC बराबर BD जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। और अगर ये a√2 है पूरे D की वैल्यू, तो AO और OC और OB और OD की वैल्यू जो हो जाएगी a√2 का आधा हो जाएगी। और a√2 के आधा का मतलब ये √2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो a बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी a बाई √2। किसकी वैल्यू, AO या OD की, ये सब वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई √2। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल वर्ग में ध्यान में रखना है भाई, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ग में। यहाँ से मैंने क्या क्या बताया कि वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा भैया कि समविभाजित तो करते ही करते हैं, साथ साथ ये जो एरिया होता है चारों पार्ट का, इसको मैं ऐसे बता देता हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, कि अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, ये सब एरिया क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये चारों एरिया आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि त्रिभुज AOB का एरिया जो होता है वो वर्ग के एरिया का 1/4 होता है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है स्क्वायर में ही, है ना। अगला पॉइंट स्क्वायर में क्या है, तो इसके विषय में हम लोग भी चर्चा करेंगे, है ना। देखिएगा, जैसे मान लो आपसे कहा जाए स्क्वायर बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ से मुझे मिल गया एक स्क्वायर, ठीक, ये है हमारा एक स्क्वायर। और यहाँ से हम फिर से आ जाते हैं अपनी चर्चा परिचर्चा पे आगे बढ़ाते हैं। अगर इस वर्ग का आपको क्या निकालना है भैया, क्षेत्रफल, है ना। वर्ग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगला पॉइंट, अच्छा यहाँ से फिर से मैं एक बार आपको डिस्कस करवा देता हूँ। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने कहा वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2। और मैंने आपसे कहा कि वर्ग का विकर्ण आपका होता है भुजा √2। और अगर आपसे मैं कह दूं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल भैया होता है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितना है, a है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। और यहाँ से अभी भी मैंने आपको बताया था कि A, B और C और D, जिसमें ABC एक क्या है, त्रिभुज है। और ये कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था D² बराबर क्या होता है, 2A², है ना। चूँकि ये A होता है, ये भी क्या होता है, A होता है, और ये क्या होता है, D। तो D² बराबर क्या होता है, 2A²। तो यहाँ से भैया जो क्षेत्रफल का मान आया था, यानी कि A² बराबर क्या हो जाएगा D²/2। यानी कि क्षेत्रफल का एक और फार्मूला बनता है वर्ग में, क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण II/2। ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वर्ग में जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, विकर्ण II/2 होता है। इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी आपसे कह दिया जाता है किसी वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 12 है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, विकर्ण का स्क्वायर कर देना है और बटे में क्या कर देना है, 2 करना है। और वर्ग में एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, परिमाप तो किसी भी आकृति का आपसे पूछा जाएगा, तो परिमाप बराबर क्या होता है भैया, आप ध्यान रखिएगा कि परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। a 4 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a परिमाप हो जाएगा किसका, वर्ग का। ठीक, तो चलिए फिर वर्ग में अभी और भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा इसमें क्या होगा, अब अगला पॉइंट है ना। अब जैसे देखो, जब आप कोई वर्ग बनाते हैं यहाँ से, तो मान लो हम ऐसे वर्ग बना देते हैं एक, कि ये है हमारा एक वर्ग, है ना भैया। ये हमारा एक वर्ग है जिसकी सभी भुजा हमने क्या की है, बराबर की है। ठीक, ये हो गया वर्ग हमारा। और अगर हम बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि होगा वर्ग के अंतःवृत्त की, है ना। वर्ग के अंतःवृत्त की बात अगर की जाए भैया, तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्ग का जो अंतःवृत्त होगा, रुकिए 1 मिनट, इसका कलर चेंज किया जाए, वाइट किया जाए। अब देखो, वर्ग के अंतःवृत्त का मतलब हुआ कि एक वर्ग में जो है, वर्ग के अंदर जो है हम क्या खींचेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, इसको स्पर्श करता हुआ जाए। ये इस प्रकार से एक हमने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्ग का क्या, अंतःवृत्त कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा ऐसे भाई, थोड़ा सा खूबसूरती इसकी बिगड़ गई है ना। लेकिन आप यकीन मानिए
जो है इसको खूबसूरत मानिए आप लोग भाई, है ना। बिगड़ ज़रूर गई है लेकिन आप इसको मानिए कि हाँ ये खूबसूरत है, सर ने बनाया है, खूबसूरत ही बनाया होगा, ऐसा मान के आप चलिएगा, है ना। देखिएगा तो यहाँ से देखो अगर ध्यान से, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया है ना। ये क्या हो गया, अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब क्या होता है भैया कि अगर किसी वर्ग के अंदर एक क्या बना दिया जाए, वृत्त बना दिया जाए। अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये ए बी सी डी क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। और अगर बात की जाए भुजा की तो ये ए बी क्या होती है, इसकी भुजा होती है ना भैया। अगर आप ध्यान से देखो इस बात को, है ना, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस बात को, तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ये ए बी जो है, ये अगर ध्यान दिया जाए तो इस जो वृत्त का व्यास होगा क्या ए बी के बराबर नहीं होगा। व्यास का मतलब जो सबसे बड़ी भुजा त्रिज्या होगी, इसकी सॉरी त्रिज्या का 2 गुना या सबसे बड़ी जीवा जो होगी उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ए है तो इस जो वृत्त की त्रिज्या अगर हम स्मॉल आर मान लेते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आप कहोगे सर अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी भुजा बटे 2, है ना, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू। आप कहोगे सर अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी किसी भी वर्ग में वो होगी, ये देखो ये आपका अगर पूरा ए से बी तक का मान ए है तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2 नहीं हो जाएगी। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा भुजा का आधा, भुजा बटे 2। यानी कि कभी भी आपसे कहा जाए 14 सेंटीमीटर वर्ग में अंतःवृत्त खींचा गया है, तो बताइए उसकी त्रिज्या क्या होगी अंतःवृत्त की। तो आप कहोगे सर 14 सेंटीमीटर अगर वर्ग की भुजा है और इसमें क्या खींचा गया है, अंतःवृत्त ऐसे खींच दिया गया है, तो भैया अगर वर्ग की भुजा 14 है तो इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, है ना। और अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना होता तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब आर की वैल्यू तो क्या आ गई है, 7 आ गई है। तो 7 × 7 22 सत्ते 154, यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो कुछ नहीं करना होता, अगर किसी भी वर्ग में अंतःवृत्त खींचा जाएगा भैया तो आप ध्यान रखिएगा कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वर्ग का क्या होती है, आधा। और वृत्त का क्षेत्रफल आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला होता है πr² वृत्त का। तो यहाँ से आप जो है वृत्त के क्षेत्रफल के फार्मूले पे उठा के आर की वैल्यू रख देंगे और आपका क्षेत्रफल इस अंतःवृत्त का मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे बढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट भैया क्या कहलाएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपसे कहा जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या। यानी कि वर्ग के बाहर अगर वृत्त खींचा जाए तो उसे क्या बोलते हैं, परिवृत्त, सरकम सर्कल बोला जाता है ना। जैसे देखो यहाँ से एक है हमारा क्या भैया, एक है हमारा ये वर्ग, ठीक, ये ऐसा वर्ग मैंने बना दिया सुंदर सा, और इसके बाहर हमने क्या खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया। देखो ध्यान से, इसके बाहर हमने क्या खींच दिया, तो यार ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया ना एक मिनट, इसके बाहर हम क्या खींचेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। ये देखो, कोशिश करेंगे थोड़ा सा सुंदर बने। ये देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर ली है। अब देखो अगर ध्यान से, तो ए बी सी और क्या हो गया, डी हो गया। अगर ध्यान से देखो भाई तो ये ए से लेकर के सी तक का मामला क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद दिखाई देगा कि सर ये जो वृत्त खींचा गया है ये किसके परिता खींचा गया है, विकर्ण के, है ना। क्योंकि इस वृत्त का जो व्यास होगा क्या वो ये वर्ग के विकर्ण के बराबर नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। और ये होता है वृत्त का क्या, केंद्र, जो कि क्या है, ओ है। तो अगर बात की जाए इसकी त्रिज्या की तो आप कहोगे सर इस वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का व्यास ये बराबर होगा वर्ग के विकर्ण के, ठीक। और वृत्त का व्यास हम क्या मान लेते हैं, 2 और कैपिटल आर। और विकर्ण AC, विकर्ण क्या होगा, AC। और AC की वैल्यू आप क्या बता देंगे, विकर्ण का मान तो अभी हमने निकाला था, क्या होता है, भुजा √2 होता है। तो आपको यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी a√2/2, और √2 से ये 2 कैंसिल करोगे तो √2 बार में कटेगा, इसका मतलब भुजा बटे √2, ये आ जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या। यानी कि अगर इस आपसे पूछा जाए कि वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी भुजा और बटा में √2,
ये होगा वर्ग में परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात भी समझ पाए होंगे भैया। गलत उम्मीद तो मैं नहीं कर रहा हूँ मुझे लगता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता दूँ कि अगर मुझसे कहा जाए कि वर्ग के अंतः वृत्त की त्रिज्या और बटे में हमसे यही कह दिया जाए वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में अनुपात बताओ। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या तो क्या हुई थी, भुजा बटे 2, है ना, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या हुई थी, भुजा बटे √2। ठीक, और अब इसका जब रेशियो निकालोगे तो ये चला जाता है ऊपर a/2 और ये गुणा हो जाएगा √2/a। क्या हो जाएगा, √2/a। a से a कट जाएगा, √2 से 2 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, √2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/√2। यानी कि हमेशा आपसे कभी भी पूछा जाए वर्ग के किसी भी वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात क्या होता है, तो 1/, क्या होता है, √2 होता है ना। ये ध्यान रखिएगा, त्रिज्या का अनुपात आपको मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है इसको, क्योंकि यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे अभी आगे चल के आप बढ़ेंगे तो। अब आ जाते हैं दो वर्गों के बीच तुलना, है ना। यानी कि अगला पॉइंट है दो वर्गों के बीच क्या किया जाए, तुलना की जाए नेक्स्ट पॉइंट में। अब दो वर्गों के बीच की तुलना किया जाएगा भैया, तो आपको पता है कि दो वर्गों के बीच तुलना कैसे की जा सकती है। जैसे मान लो यहाँ से हमारा एक वर्ग है, ये वाला, देखो मैं आपको बिल्कुल सुंदर सा वर्ग बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हमारा एक ये वाला वर्ग, नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा, और ये एक ये वाला है, ये वाला छोटू सा, है ना। इसकी मान लो भुजा है क्या, इसकी भुजा है यहाँ से A1 मान लेते हैं। इसकी भुजा क्या है, A1। यहाँ से हमने मान लिया कि इसकी भुजा क्या है, A1, और इसकी भुजा क्या है, A2, है ना। तो अब देखो यहाँ से अगर इसकी भुजा A1 A2 है, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि ये बताओ भुजा में क्या अनुपात होगा दोनों के, तो आप कहोगे सर ये तो दिख रहा है कि ये A1 होगा और ये A2 होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ परिमाप में क्या होगा अनुपात, तो आप कहोगे सर परिमाप इसका होगा 4A1 और इसका होगा 4A2। 4 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब परिमाप में भी क्या अनुपात मिलेगा, A1 और A2 का। अगर मैं आपसे कहूँ विकर्ण में क्या होगा, विकर्ण में डायगोनल में, तो आप कहोगे सर A1 √2 होगा पहले का विकर्ण और A2 √2 होगा दूसरे का विकर्ण। √2 से √2 क्या होगा, कैंसिल। तो इसके परिमापों में भी अनुपात क्या हो जाएगा, A1 अनुपात A2 बन जाएगा। यानी यहाँ से हमें क्या दिखा कि दो वर्गों की भुजा का अनुपात बराबर होता है विकर्ण का अनुपात बराबर होता है परिमाप के अनुपात के, है ना। यानी दो वर्गों की भुजाओं में अनुपात वही होता है जो उनके विकर्णों में और परिमापों में अनुपात में होता है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे सर पहले की भुजा है A1, तो पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा A1² और दूसरे की भुजा है A2, तो दूसरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A2²। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सर क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ये भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है या विकर्णों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है या परिमापों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। देखो, क्योंकि विकर्ण का भी स्क्वायर कर देंगे तब भी क्षेत्रफल का, परिमाप का भी कर देंगे तब भी क्षेत्रफल का, और भुजा का स्क्वायर कर देंगे तब भी क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अगर भैया आपको क्षेत्रफल में अनुपात दिया है, जैसे कह दिया जाए पहले का क्षेत्रफल A1 है और दूसरे का क्षेत्रफल क्या है, A2 है, तो आपको बताना हो कि ये बताओ भुजा विकर्ण या परिमाप में क्या अनुपात होगा। तो अगर पहले का क्षेत्रफल
A1 है तो इसका हो जाएगा अंडर रूट A1, दूसरे का क्षेत्रफल A2 है तो इसका हो जाएगा अंडर रूट A2। तो ये रेशियो हो जाएगा भुजा में, विकर्ण में और परिमाप में। सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं और इस बात को समझिएगा कैसे। यहाँ से अगर बात की जाए, देखो मैं इसमें कुछ एग्जांपल आपको करवाता हूँ तब आप इसको समझ पाएंगे। अभी बाकी तो एग्जांपल हम करेंगे ही, लेकिन यहाँ से इस बात को समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा किसी वर्ग की भुजा को भैया क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। मतलब भुजा पहले कितना थी, 1 थी और अब क्या कर दिया गया, 2 कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाए भुजा को दोगुना किया जाएगा तो विकर्ण कितने गुना हो जाएगा या परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि सर जो अनुपात भुजा में होता है, जैसे भुजा में 1 और 2 का अनुपात है तो इसका मतलब विकर्ण भी 1-2 हो जाएगा, मतलब विकर्ण भी दोगुना हो जाएगा अगर भुजा को दोगुना किया जाए तो। परिमाप की भी बात की जाएगी तो परिमाप भी 1:2 का अनुपात रहेगा, मतलब परिमाप भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप कहोगे सर क्षेत्रफल इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 1 है परिमाप या भुजा तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1 और 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, यानी क्षेत्रफल तो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यही कहने का मतलब है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 वर्गों का क्षेत्रफलों में पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 16:25 का अनुपात है, तो बताओ इनकी भुजा में, विकर्ण में या परिमाप में क्या अनुपात होगा। तो आप कहोगे सर रूट कर देंगे, 16 का रूट क्या हो जाएगा 4 और 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, यानी कि इनके विकर्ण, भुजा और परिमाप का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5। तो ये जो कहानी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी है, इस कहानी का मतलब यही होता है ना, कि 2 वर्गों के बीच जब तुलना की जाएगी तो जो अनुपात भुजा में होगा वही परिमाप में, वही विकर्ण में होगा। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि वर्ग में देखो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। वर्ग को हमने स्टार्ट किया था और वर्ग से यहाँ से चतुर्भुज को हमने स्टार्ट किया था और चतुर्भुज में क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने बताया, बेसिक चतुर्भुज का। फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहला टाइप हमारा वर्ग का था। अभी मेंसुरेशन से संबंधित चीज़ें पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो है मेन चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ से ये पूरी कहानी हमने पढ़ी। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया विकर्ण होता है भुजा √2, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है विकर्ण स्क्वायर/2, परिमाप होता है 4a। और यहाँ से वर्ग का अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो भुजा/2 होती है, परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो भुजा/√2 होती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में अनुपात होता है 1/√2 का। और इसके बाद 2 वर्गों में हमने तुलना कर ली है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए, है ना। अब बाकी अभी आगे चल के जैसे जैसे सवाल आएंगे आप वहाँ पे देखेंगे, लेकिन आगे चल के जो है हमें मतलब आगे और कुछ पढ़ना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अगली बात, जो कि है हमारा क्या, रेक्टेंगल नंबर 2, जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत यानी कि रेक्टेंगल बोलते हैं इसको। तो समझिएगा रेक्टेंगल यानी कि आयत। अब आयत क्या होता है आप समझिएगा। आयत आप कहोगे सर एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण भैया कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यानी ABCD एक आयत है और इसमें कोण A, कोण B, कोण C, कोण D ये सब बराबर होते हैं, जैसे वर्ग में बराबर होते थे। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, है ना। और ABBCD इसकी भुजाएं हैं और जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। ये L है तो ये सामने वाला भी क्या होगा, L होगा। ये B है तो ये भी क्या होगा भैया, B होगा, है ना। यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना। अगर बात की जाए तो ये AC जो होता है इस आयत का क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। AC क्या कहलाता है, विकर्ण। और BD भी भैया क्या होता है, विकर्ण। जैसे वर्ग में होता था वैसे यहाँ पे भी है। दोनों विकर्ण क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यानी कि AC और BD भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से ज़्यादा वो थ्योरी हम नहीं लिखवाते हैं, आपको सीधा सीधा बता देते हैं कि यहाँ से अगर देखा जाए तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि AB और CD बराबर है और BC और AD भी क्या है, बराबर है। अगर यहाँ से बात की जाए तो सबसे पहले आयत में क्षेत्रफल की बात करते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो होता है वो किसका होता है, आयत का क्षेत्रफल। आप ध्यान रखिएगा कि सर आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। वैसे तो वर्ग में भी होता था लेकिन वहाँ भुजा बराबर होती थी तो भुजा का स्क्वायर हो जाता था। यहाँ पे आप आयत का क्षेत्रफल निकालोगे तो एरिया जो होता है वो क्या होता है, L × B।
यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरा पॉइंट अगर यहाँ से बात की जाए तो आयत का जो परिमाप होता है, क्या होता है, परिमाप, जिसे हम कहते हैं 2 इंटू लंबाई और प्लस में चौड़ाई। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि पेरीमीटर में अगर आप देखो ध्यान से तो ये L और L क्या हो जाता है 2L, B और B क्या हो जाता है 2B, क्योंकि सभी भुजाओं का योग होता है। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया कि पेरीमीटर बराबर होता है 2 इंटू L प्लस B, है ना। क्या होता है भैया 2 इंटू L प्लस B, तो ये होता है आयत का परिमाप। अच्छा, नंबर तीसरा पॉइंट जो होता है, आयत में परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अगर बात की जाए विकर्ण की, किसकी बात की जाए, विकर्ण की, तो विकर्ण का मतलब डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है, आपको पता है कि अगर इसमें से ये त्रिभुज हम बाहर कर लें भैया, कौन सा त्रिभुज, यहाँ से देखो अगर ध्यान से, तो ये वाला ऐसे जो त्रिभुज है आपका, जिसे हम ये कहते हैं कि ये है A, ये है B और ये क्या है C है, और ये विकर्ण D है, और ये वैल्यू क्या थी L थी, और ये वैल्यू क्या थी B थी। अगर यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो D स्क्वायर बराबर क्या आता था, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, चूँकि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर, तो D की वैल्यू क्या आ जाती थी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से हमें आयत का विकर्ण मिल जाएगा, और आयत का विकर्ण होता है क्या, तो आपको दोस्तों लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये होती है D की वैल्यू। तो ये तीसरा पॉइंट था हमारा, जो कि था आयत का विकर्ण, है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से चौथा पॉइंट हमसे ये कहा जाए, है ना, चौथा पॉइंट ये कहा जाए तो हमेशा आयत के विकर्ण एक दूसरे को भैया क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि अगर ये पॉइंट O है तो यहाँ से AO और OC और OD और OB भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि विकर्ण इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AO बराबर होता है किसके, OC के, और OC बराबर होता है किसके, OD के, और OD बराबर होता है किसके, OB के। ये सब बराबर होते हैं, और ये विकर्ण का आधा ही तो होंगे। आप कहोगे सर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा 2, है ना, बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे वर्ग में मैंने बताया था कि ये AOB, BOC, COD और AOD, इन सब के एरिया आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया जो है चारों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि इसमें केवल इतने का एरिया, कि ट्रायंगल AOB का एरिया, तो आपको कुछ नहीं करना, पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालना L गुणे B और बटे क्या कर देना 4, है ना, L गुणे B बटे क्या कर देना 4 कर देना, तो आपको ये त्रिभुज का एरिया मिल जाएगा। क्योंकि ये 4 बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में डिवाइड होता है, जैसे वर्ग में होता था, है ना। तो ये चीज़ भी आपको आयत में ध्यान में रखना है। अब जैसे वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था भैया आयत में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, ये समझिएगा। जैसे कि कोई आयत है हमारा, कोई भी आयत है हमारा, आयत है हमारा क्या, ये है ABCD, एक आयत है हमारा ABCD, जिसमें आपको पता है कि सर ये है L और ये क्या है B है, और ये आयत है जिसके शीर्ष हैं AB, C और D। और ABCD शीर्ष के आयत में अगर कहा जाए कि इस आयत में एक अंतःवृत्त ऐसे खींच दिया जाएगा, क्या खींचा जाएगा, अंतःवृत्त खींचा जाएगा भैया, है ना, ऐसे, ठीक। तो अंतःवृत्त जो खींचा जाएगा, इसका जो व्यास होगा इस वृत्त का, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस वृत्त का व्यास जो है वो बराबर होगा आयत की चौड़ाई के, है ना। तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, आयत में अगर खींचा जाए क्या, अंतःवृत्त, है ना, आयत में अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त का व्यास जो होगा, व्यास ये बराबर होगा आयत की चौड़ाई के, और व्यास बराबर क्या होता है 2R, और ये चौड़ाई कितना है B है, तो इसका मतलब R बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा B/2 हो जाएगा, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयत में अंतःवृत्त की त्रिज्या ये बराबर होती है आयत की चौड़ाई और बटे में 2, यानी चौड़ाई का क्या होती है आधा। तो कभी भी आपसे कहा जाए कि कोई आयत है, उसकी अंतःवृत्त का या उसकी लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, इसके अंतःवृत्त खींचा जाए, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए, और त्रिज्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आयत में अंतःवृत्त की बात हो जाती है। अगले पॉइंट पे आ जाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा क्या, कि एक अगर आयत खींचा जाए भैया, ये इस प्रकार का एक आयत खींचा जाए, और इस आयत में हमें बना दिया जाए क्या,
हमारा एक बना दिया जाए परिवृत्त, यानी कि अगला पॉइंट जो है आयत का परिवृत्त, क्या बना दिया जाए, आयत का परिवृत्त, यानी कि आयत के परितः अगर एक वृत्त बनाया जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा आयत के जब परितः वृत्त बनाओगे तो यहाँ से भैया ये इस प्रकार से बनेगा, है ना, इस प्रकार से कि इसका जो व्यास होगा वो क्या होगा, विकर्ण के बराबर होगा, है ना, इस वृत्त का जो व्यास होगा वो विकर्ण के बराबर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मान लो पॉइंट क्या है, O है, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। और मैंने अभी बताया था कि जैसे आयत, जैसे ये जो था ये AO था और OC था, OD था और OB था। तो यहाँ से कभी भी आपसे कहा जाए कि जो परिवृत्त होगा, परिवृत्त जब बनाया जाएगा तो परिवृत्त का व्यास, ये व्यास जो होगा ये बराबर होगा आयत का विकर्ण, है ना, आयत का विकर्ण के बराबर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा भाई कि आयत का विकर्ण के बराबर होगा व्यास, और इसका व्यास हम मान लेते हैं क्या, 2r, कैपिटल R मान लेते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या को r मान लेते हैं, तो व्यास हो जाएगा 2r। तो 2r बराबर हो जाएगा विकर्ण का आधा, मतलब सॉरी विकर्ण होता है √L² प्लस B²। तो इसकी जो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, आयत की परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी भैया क्या, √L² प्लस B² और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या, क्या हो जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो होता है आयत का क्या, परिवृत्त के विषय में जानकारी। ठीक है, तो अब आप जो है यहाँ से भी पढ़ चुके हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त के विषय में, आयत का क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप, ये सारी चीज़ों के विषय में आप इसको पढ़ चुके हैं। अब आयत में एक चीज़ और होती है, बाकी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यहाँ से वैसे तो होने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ बेसिक आपका कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, जितना बेसिक आपको यहाँ से पढ़ा दिया जा रहा है ना, मेन पॉइंट सारे हम टच कर ले रहे हैं। तो अगर बात की जाए अगले पॉइंट की, तो आयत में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो क्या चीज़ है भैया, आयताकार रास्ते, है ना, आयताकार रास्ते, और जिनके विषय में हमें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आयताकार रास्ते में कोई फार्मूला मैं नहीं लिखवाऊंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो एक आयताकार पार्क होता है ऐसे इस प्रकार से, है ना, और इस पार्क के आपसे पहले तो कहेगा कि इस पार्क के भीतर, है ना, इस पार्क के भीतर का मतलब ऐसे अंदर जो है चारों ओर क्या बना दिया गया भैया, एक समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया। ठीक है, एक समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया, और आपसे पूछेगा कि ये बताओ इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, या इस रास्ते पर मिट्टी बिछाने का खर्चा दे दिया जाएगा, प्रति वर्ग मीटर इतना है, तो बताओ इसका जो है कुल खर्चा क्या आएगा। तो आपको ऐसे सवाल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आप इतना ध्यान रखिएगा कि एक समान चौड़ाई का रास्ता जब बनाया जाएगा, जैसे मान लो ये एक आयताकार पार्क था AB, C और D, ठीक, रास्ता बनाने के बाद जो है ये हो गया कितना, E, F, G और H, है ना, ऐसे ये चारों पोर्शन हो गया। तो अगर आप देखो तो ये बाहरी जो लंबाई है इसकी ये AB है, ये A से B तक है, और आंतरिक लंबाई जो है E और F है रास्ते को छोड़कर। तो अगर मान लो आप खुद सोचो ये 100 मीटर लंबाई होती है आयताकार पार्क की, और इसमें 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता, तो आप खुद सोचो भैया कि जब आंतरिक लंबाई आप निकालते इसकी आंतरिक लंबाई निकालते, तो आप देखोगे कि सर यहाँ E से लेकर के F तक की लंबाई निकालेंगे, और इसकी चौड़ाई ये इतनी 5 है और इतनी इधर भी क्या है 5 है, तो 5 5 10 कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ये वाली जो बचेगी वो कितना बचेगी 90। ऐसे ये अगर चौड़ाई 80 होती और जो पार्क की चौड़ाई थी वो 80 होती, और यहाँ रास्ते की चौड़ाई 5 थी ही एक समान चौड़ाई, तो 5 5 10 जो है घट जाती, और 10 घट जाती तो ये कितना बचती 70 बचती। तो आप कहते हैं कि सर ये बड़े वाले आयत यानी ABCD का आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते और अंदर वाले EFGH का क्षेत्रफल निकाल लेते, दोनों का अंतर ले लेते, बीच वाला पार्ट जो है वो किसका क्षेत्रफल बचता, आयताकार रास्ते का। अब यही अंदर वाला केस होता है और यही बाहर वाला भी केस होता है। अगर यही चीज़ आपका बाहर बनाया जाए रास्ता, तो आप देखोगे कि सर जो रास्ता बाहर बनाया जाएगा उसमें जो है
क्या होगा, अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ये 100 दी गई होती और ये कितना दी गई होती 80 और ये 5 मीटर एक समान चौड़ाई होती तो दोनों तरफ 5-5 बढ़ता तो 10 लंबाई में भी बढ़ जाती और 10 चौड़ाई में भी बढ़ जाती। तो इस तरीके से बाहर वाले का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का हो जाता। तो दूसरा रास्ता तो बाहर की तरफ बनाया जाता है। अच्छा, तीसरा रास्ता इस प्रकार बनाया जाता है कि एक आयताकार पार्क है जिसमें लंबाई है 100 और चौड़ाई कितना है 80 है। कह देता कि लंबाई के समांतर, ऐसे लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ाई का एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया, इस प्रकार से ऐसे बना दिया गया। तो अगर लंबाई के समांतर है तो रास्ते की लंबाई तो कितना हो जाती 10 और चौड़ाई कितना दी गई है 5 मीटर। तो अब 100 गुणे 5 यानी कि 500 रास्ते का क्षेत्रफल हो जाता। और चौथा रास्ता बनाया जाता है इस प्रकार से कि यहाँ से अगर आपसे बात की जाए तो ये है 100 मीटर पार्क, लंबाई और चौड़ाई कितना है 80 मीटर और चौड़ाई के समांतर अगर रास्ता बना दिया जाए 5 मीटर चौड़ा, तो आप कहोगे सर इस प्रकार से ऐसे रास्ता एक बनाया गया 5 मीटर चौड़ा, अब इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा। तो जब चौड़ाई के समांतर बनाया जाएगा तो रास्ते की लंबाई तो हो जाएगी 80 और रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर दी गई है, तो 80 गुणे 5 8 पंजे 40 400 मीटर स्क्वायर। तो ये चौथा रास्ता हुआ। लेकिन एक रास्ता सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि बनाया जाता है लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर और बीचों बीच बनाया जाता है संपूर्ण पर काटता हुआ। तो ये ऐसे एक रास्ता लंबाई के समांतर और एक रास्ता कैसा भैया चौड़ाई के समांतर। और यहाँ से आपसे पूछता है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो आपको इसमें भी कुछ नहीं करना होता है। इसकी लंबाई दी गई होगी 100, इसकी चौड़ाई कितना दी गई होगी 80। तो पहले तो आप लंबाई के समांतर वाले का, इसकी एक समान चौड़ाई 5 अगर दी गई है तो आप देखोगे लंबाई के समांतर हो जाएगा, रास्ते की लंबाई तो हो जाएगी इस वाले की कितना 100 और इसकी चौड़ाई कितना है 5, तो इसका क्षेत्रफल 100 गुणे 5 यानी कितना होता 500 और इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगी 80 और इस रास्ते की चौड़ाई 5 दी गई तो 8 पंजे 40 5 4 सॉरी ये 8 पंजे 40 400 और ये 500 5 4 900 हुआ। और बीच वाला जो ये पार्ट है 5 गुणे 5 क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आपको पूरे रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अभी आपको अगर ये थोड़ा कम समझ में आएगा तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मेरा बताने का मकसद इतना है कि इतने प्रकार के रास्ते भी हमसे पूछे जाते हैं। जब सवाल करवाएंगे तो इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं महसूस होगी। फार्मूला नहीं याद करना है, क्योंकि फार्मूला याद करते हैं तो अलग अलग फार्मूले होते हैं और वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये रही बात भैया किसकी, आयत की। तो इस वीडियो में हमने जो है इस क्लास में जो है हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो हमने अभी तक भैया पढ़ा है वर्ग और आयत के विषय में पूरी की पूरी जानकारी हमने डिस्कस करी है। अब तीसरा जो पार्ट आएगा हमारा पॉइंट नंबर 3 वो किसका होगा, वो होगा रोम्बस, है ना। समचतुर्भुज के विषय में हम लोग देखेंगे जो कि कहलाएगा रोम्बस। एक मिनट, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। अब यहाँ से देखो समचतुर्भुज क्या होता है। जैसे आपने बनाया था वर्ग, है ना। वर्ग में देखो क्या था कि सभी भुजाएं समांतर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सभी भुजाएं समान तो होंगी, बराबर तो होंगी, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक कोण भैया 90 डिग्री का नहीं होगा। इस प्रकार से कुछ हमारा रोम्बस हो जाएगा। ये है ABCD, ABCD ये हमारा क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। इसमें सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ये भी ये भी ये भी ये और ये भी ये। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है भैया, यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है ना। और अगर देखा जाए तो ये A से लेकर के C, ये AC हमारा क्या है, विकर्ण है। और ये B से लेकर के D, BD भी हमारा क्या है, विकर्ण है। इस विकर्ण की लंबाई यहाँ से कह सकते हैं कि AC जो बराबर होता है ये D1 होती है और BD जो बराबर होता है ये D2 होता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, D1 और D2 नॉट इक्वल होते हैं। जबकि वर्ग में और आयत में विकर्ण दोनों में क्या होते थे, बराबर होते थे। यहाँ पे विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये एक दूसरे को क्या करते हैं भैया, समद्विभाजित करते हैं, है ना। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये AO और OC ये बराबर बराबर होते हैं। यानी कि इसमें AO बराबर होता है, AO बराबर होता है किसके, OC के। जबकि OD बराबर होता है किसके, OB के। लेकिन ये चारों आपस में बराबर नहीं होते हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा
कि ये ए ओ बराबर ओ सी, जैसे मान लो कि ये ए सी की वैल्यू यहाँ हमने क्या रखी है, ए सी की वैल्यू रख दी है D1, तो ये ए ओ और ओ सी की वैल्यू हो जाएगी D1/2, जबकि ये हो जाएगा ओ डी बराबर ओ डी, ओ डी बराबर ओ बी, ये हो जाएगा D2/2, है ना, ये बराबर नहीं होते। लेकिन विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90। यहाँ से आप कह सकते हो कि ये पॉइंट चाहे तो आप नोट कर लेंगे कि विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। कितने पे भैया, 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। ये बात आपको भैया याद बिल्कुल रखना है, ठीक। ये 90 डिग्री, ये ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखो, अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, कि इनके फार्मूलों पे। ये तो समचतुर्भुज के विषय में हो गया कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे जो है ये प्रतिच्छेद करते हैं। और अगला पॉइंट अगर आ जाए तो समचतुर्भुज में अगर बात की जाए भैया, तो अगर ये हमारा एक समचतुर्भुज है इस प्रकार से, है ना, समचतुर्भुज है और इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो सबसे पहली बात, इसका जो परिमाप होता है, समचतुर्भुज का परिमाप ये होता है सभी भुजाओं का योग, 4a के बराबर, ठीक। और अगर बात की जाए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल भैया ध्यान रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। और ये ए बी क्या है, ए बी सी डी समचतुर्भुज था, तो ए बी इसका क्या होता है, आधार होता है। तो कभी भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल बराबर इसका होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। अगर आपको बेस और हाइट पता होगी तो, है ना, क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि ए इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए इंटू एच हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक। और दूसरा, अगर आपको क्षेत्रफल का, ये तो पहला फार्मूला हो गया, है ना, ये हो गया था परिमाप के विषय में। और दूसरा अगर फार्मूला आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल का, अगर आपको पता है विकर्ण दोनों भैया, है ना, ये वैल्यू पता है क्या, ये है D1 और ये वैल्यू क्या है, D2 है। यानी अगर हमें D1 भी पता हो और हमें क्या हो पता हो, D2 भी पता हो, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, आप ध्यान रखिएगा हमेशा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, D1 इंटू D2। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये होता है 1/2 D1 इंटू D2। और एक और फार्मूला ये यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर हमें मान लो यहाँ से ये कोण पता हो, ये एंगल क्या पता हो, थीटा, है ना, ये ए है भुजा, ये भी ए है। तो अगर दोनों भुजा पता है, मतलब इसकी भुजा पता है और इनके बीच का कोण पता है, ये एक कोण पता है आपको कि मान लो ये कोण जो है वो किसके बराबर है, थीटा के, तो इसका क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है, आपको पता है कि ए इंटू ए, साइड इंटू ए और साइन थीटा, है ना, एक फार्मूला और होता है। यानी कि यहाँ से कह सकते हो कि भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। कभी कभी अब ये भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, है ना, आप देखेंगे कि आपसे एक सवाल जो है साइड दिया जाएगा और उनके बीच के एक कोण दिया जाएगा, एक शीर्ष कोण दिया जाएगा, और आपसे पूछ लेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि साइड का स्क्वायर कर देंगे और साइन थीटा, यानी कि जो भी एंगल दिया होगा उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्षेत्रफल का कौन सा फार्मूला हो जाएगा, तीसरा। तो भैया यहाँ ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल का एक फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, अगर आधार पता है और हाइट पता है, दोनों के बीच की दूरी पता है। दूसरा, अगर दोनों विकर्ण पता है तो विकर्णों का गुणनफल बटे 2। और तीसरा, अगर आपको ये बीच का कोण पता है और दोनों भुजा पता है, मतलब इसकी भुजा पता है, तो भुजा स्क्वायर गुणे साइन थीटा, ये आपका हो जाता है समचतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल का फार्मूला। तो क्षेत्रफल में 3 फार्मूले मैंने आपको बताए। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा समचतुर्भुज में, भुजा और विकर्ण में संबंध कह सकते हैं, है ना, भुजा और विकर्ण में संबंध। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये है हमारा भैया समचतुर्भुज इस प्रकार से, जिसकी भुजा क्या है, ए है। और अगर बात की जाए इनके विकर्णों की, तो ये जो विकर्ण हो जाएगा, ये मान लो आपका D1 है और ये है D2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, D1/2, और तो ये भी हो जाएगा ना D1/2।
और अगर ये d2 है तो d2/2 आधा आधा होता है, ये भी होगा d2/2। तो अब यहाँ से देखो ये कोण कितने डिग्री का होता है 90। और आपको पता है कि सर 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में। भाई ये त्रिभुज ही तो बनेगा ABCD और ये क्या होगा O। तो AOB में अगर देखें तो 90 के सामने A है, A क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर एक हो जाएगा d1/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा d2/2 का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से A स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा d1/4 और प्लस में d2/4। तो यहाँ से ये 4 हर बराबर हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो d1² प्लस में d2² बराबर क्या हो जाएगा 4a²। यानी कि ये भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। यहाँ से डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि भुजा का मान अगर निकालना हो तो ये होता है ½ d1² प्लस d2², है ना। ये भुजा की वैल्यू भी आप अगर दोनों विकर्ण पता है और आपको भुजा निकालनी है, कभी कभार ऐसे सवाल भी पूछ लिया जाता है विकर्ण पता है भुजा निकालनी है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखते हैं कि ये a की जो वैल्यू होती है ½ d1² प्लस d2²। चूँकि जब आप इसको इधर भेजेंगे तो ये d1² प्लस d2²/4 हो जाएगा और जब a की वैल्यू निकालोगे तो 4 तो बाहर आ जाएगा 1/2 और अंडर√d1² प्लस d2²। तो ये होता है भुजा और विकर्ण में संबंध। किस में भैया, समचतुर्भुज में भुजा और विकर्ण में संबंध होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो मेन रूप से अगर देखा जाए तो इतने ही फार्मूले हैं जहाँ से सवाल बनता है समचतुर्भुज में। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ से देखिएगा विकर्ण दोनों समान नहीं होते हैं भैया, अलग अलग होते हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। और अगर बात की जाएगी परिमाप की तो परिमाप होता है 4a 4 गुणे भुजा, क्षेत्रफल होता है 1 होता है आधार गुणे ऊंचाई, दूसरा होता है ½ × d1 × d2 और तीसरा होता है भुजा स्क्वायर गुणे साइन थीटा। और अगला जो फार्मूला होता है d1² प्लस d2² बराबर क्या होता है 4a² होता है, जहाँ से भुजा की वैल्यू ½ √d1² प्लस d2² की वैल्यू आ जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग आएँ तो इसके बाद जो है कुछ बातें और समझ लीजिएगा। जैसे वर्ग में मैंने आपको बताया था कि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को, जैसे मान लो ये समचतुर्भुज का विकर्ण है तो ये जो चतुर्भुज को भैया 2 बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है, 2 बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करता है। तो एक तो पहला पॉइंट ये हो गया कि जैसे वर्ग में भी क्या करता था 2 बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करता था। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अब जैसे मान लो यही है एक समचतुर्भुज, ऐसे है ना, ये एक समचतुर्भुज है और इसमें क्या हुआ कि दोनों विकर्ण खींच दिए जाएँ। तो अब ये वहाँ भी मैंने बताया था कि ये भी बराबर बराबर होता है, 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी क्या होता है 1/4, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, आगे देखिएगा अगला जो पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर 3 कि समचतुर्भुज जो होता है भैया, यहाँ से क्या होता है कि इसमें एक चीज़ और होती है आपकी, एक मिनट, इसमें ये एक चीज़ और होती है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अगले पेज में बताते हैं इसको। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये एक समचतुर्भुज है अगर यहाँ से ऐसे, और तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल की क्या होता है भैया, बराबर होता है। और जबकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। और जो कोण होते हैं ये एडजेसेंट एंगल, इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। इन दोनों का योगफल भी क्या होता है 180 होता है। मतलब इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इनका योगफल जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। और आमने सामने के कोण, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी किसके बराबर होगा, थीटा के। ये फाई है तो ये वाला भी कोण किसके बराबर होगा, 5 के। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, वर्ग और आयत में भी आमने सामने के बराबर होते थे, चूँकि 90-90 ही होते थे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा समचतुर्भुज में ये केस जो है होता है। ठीक, और ये भी मैंने बताया आपको कि विकर्ण जो है बराबर नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपसे कहा जाएगा कि ये एक समचतुर्भुज है और इसके जो है ये समचतुर्भुज है भाई, ये समझिएगा आप लोग ऐसे। जैसे मान लो ये विकर्ण अगर ये वाला बड़ा वाला 12 है तो ये भी क्या होगा 6 होगा, ये भी 6 होगा। और ये वाला 10 है तो ये भी 5 होगा और ये भी क्या होगा 5 होगा, है ना। यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये पॉइंट आपको समचतुर्भुज में ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो रही बात भैया किसकी, समचतुर्भुज की, जिसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। इनको ध्यान में रखिएगा
कि समचतुर्भुज जो होता है इसमें ये चीज़ें हो गई थी। इसके बाद क्षेत्रफल, मेन आपको क्षेत्रफल, परिमाप पता ही है, क्षेत्रफल और विकर्ण भुजा में संबंध, इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी ये तो सब बातें आप जानते ही है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट नंबर 4, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे वर्ग के हिसाब से क्या होता था समचतुर्भुज, तो वैसे आयत के अकॉर्डिंग क्या होता है पैरेललोग्राम। बस आयत में ये होता था कि सभी कोण क्या होते थे 90, लेकिन यहाँ सभी कोण 90 नहीं होंगे। ए, बी, सी और डी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और समांतर होती हैं। अगर ये एल है तो ये क्या होगा, या मान लो इसको ए मान लो, ऐसे ये ए है तो ये क्या होगा, बी होगा, ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा, बी होगा। इनके बीच की दूरी क्या है, हाइट कहलाती है, ऊंचाई इसकी क्या है, एच है। तो अगर बात की जाए समांतर चतुर्भुज की, तो यहाँ भी आप वो बातें ध्यान रखिएगा जो आपने किस में ध्यान रखा था भैया, समचतुर्भुज में, कि सबसे पहले तो समचतुर्भुज में तो आपने ये देखा था कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। यहाँ आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। और अगर विकर्ण की बात करें भैया, तो यहाँ भी दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात की जाए समचतुर्भुज के परिमाप की, तो इसका परिमाप होता है 2 × a + b, सभी भुजाओं का योग। समचतुर्भुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। और दूसरा आप ध्यान रखिएगा कि जो है समचतुर्भुज के अगर क्षेत्रफल की बात की जाएगी, तो इसका भी क्षेत्रफल देखो भैया, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की, तो आप ध्यान रखो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। एक तो क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है, जो सम का होता है वही समांतर का होता है, आधार गुणे ऊंचाई। अगर आपको आधार पता है और ऊंचाई पता है तो आप ध्यान रखिएगा कि बेस इंटू हाइट इसका क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ये आपको ए का मान पता है, यानी कि इसकी सभी भुजा पता है, और इनके बीच का शीर्ष कोण पता है थीटा, तो आप कहोगे सर इसके जो क्षेत्रफल का दूसरा फार्मूला होता है ये होता है आपका AB sin थीटा। जैसे वहाँ पे भुजा स्क्वायर हो गया था, तो वैसे यहाँ पे दोनों भुजा का गुणनफल इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ये क्षेत्रफल का दूसरा फार्मूला हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल के तीसरे फार्मूले की बात करें भैया, तो अगर दोनों विकर्ण आपको पता हो और इनके बीच का कोण मान लो, वहाँ थीटा ले लिया है, यहाँ फाई ले लेंगे, तो अगर दोनों बीच का कोण पता हो तो आप ध्यान रखिएगा 1/2 D1 × D2 और ये हो जाएगा साइन फाई। ठीक, अच्छा वहाँ भी यही किया था हमने समचतुर्भुज वाले में भी, बस वहाँ पे देखो वहाँ पे होता क्या था, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि नहीं तो कन्फ्यूज होंगे कुछ लोग, तो वहाँ भी देखो ये वास्तव में 1/2 D1 D2 और ये बीच का कोण अगर आप देखें तो इनके बीच का कोण तो भैया 90 डिग्री ही तो होता है, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए वहाँ पे 1/2 D1 × D2 कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे ये तो 90 अंश के कोण पे समविभाजित नहीं करते हैं, तो यहाँ जो भी कोण अगर दिया गया होगा, अगर मान लो ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ भी क्षेत्रफल का ये तीसरा फार्मूला होता है जो कि आपका क्षेत्रफल होता है। तो एक हो गया AB sin थीटा, यानी दोनों भुजा पता है, गुणनफल करके sin थीटा कर देंगे, एक आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे, और तीसरा कर देंगे 1/2 D1 × D2 sin फाई कर देंगे। ठीक, और अगर क्षेत्रफल के चौथे तरीके की बात करें भैया, अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो, देखो अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं, तो यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से हमसे ये कहा गया कि ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, और जिसमें ये भुजा A है, ये भुजा B है, और एक विकर्ण हमें दिया गया हो, एक विकर्ण क्या दिया गया हो, D दिया गया हो, और इसका अब आपसे क्षेत्रफल निकालने को पूछा जाए तो आप क्या करिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर देखा जाए तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है इस चतुर्भुज को 2 बराबर त्रिभुजों में डिवाइड करता है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें और 2 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप कहोगे सर अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो जो है आसानी से जो है हम इसको निकाल सकते हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होता है, अंडर रूट, हीरोन्स फार्मूला याद है ना सबको, अंडर रूट S × S - A, S × S - A
एस माइनस बी और एस माइनस यहाँ सी की जगह पे क्या है डी है, एस माइनस डी, और इसे किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा किसका क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। और जहाँ पे s बराबर क्या होगा भैया a प्लस बी प्लस डी बाई क्या कर देंगे 2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी s की। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित चीज़ें यहाँ से आपने देख ली हैं। और अगला, अगर इस चतुर्भुज में भुजा और विकर्ण में संबंध की बात की जाए तो जैसे वहाँ पे हमने देखा था भैया, क्या देखा था कि ये a है, ये क्या है b है, और ये बीच का क्या है डायगोनल, और ये है आपका दूसरा डायगोनल, ये है d1 और ये क्या है d2। तो यहाँ से भी ध्यान रखिएगा कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि जो विकर्णों का गुणनफल होता है, विकर्णों के वर्गों का योगफल होता है वो 2 गुणे दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसमें, समांतर चतुर्भुज में। सम चतुर्भुज में भी यही था, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर हो गया था, क्योंकि वहाँ पे a और b दोनों सेम थे तो इसलिए वहाँ भी यही चीज़ें हो गई थी। अच्छा, यहाँ भी अगर देखा जाए तो जो बातें मैंने आपको और बताई हैं, जैसे मान लो पहला समांतर चतुर्भुज ये है हमारा इस प्रकार से, और इसमें जो विकर्ण होता है d1 ये इसको 2 बराबर भागों में क्या करता है, क्षेत्रफल में डिवाइड करता है। अभी मैंने इस पे चर्चा भी करी है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अगर बात की जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है और ये इसके विकर्ण दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये 4 त्रिभुजों में डिवाइड हो जाता है। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4 होता है। तो ये क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है भैया, ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा आप कि अगर इस प्रकार से ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसमें होगा क्या कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और इन दोनों का योगफल जो होता है वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक, ये और ये एंगल भी किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये वाला भी 180 के, और ये वाला भी 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये रही बात किसकी, समांतर चतुर्भुज की। अब आपका नेक्स्ट आपका आता है, इसमें केवल एरिया का फार्मूला हमें ध्यान रखना है अभी के लिए। अगर बात की जाए समलंब, समांतर की बात कौन सा चतुर्भुज आ जाएगा, समलंब चतुर्भुज। ठीक, जिसे बोलते हैं ट्रेपेजियम, है ना भैया, ट्रेपेजियम। तो यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग ना डिस्कस करते हुए इसको जल्दी से समाप्त करते हैं। और उसके बाद ये वैसे फार्मूले बेस्ड सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फार्मूला अगर याद रहेगा तो ये वाला आप आसानी से कर पाएंगे। बाकी एसएससी के एग्ज़ाम में कुछ और अच्छे सवाल इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब इसको हम पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिएगा कि पुलिस वगैरह के कांस्टेबल लेवल एग्ज़ाम में आपको केवल फार्मूले पता होने चाहिए इसके। अगर फार्मूले पता होंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। और इसमें एक फार्मूला बनता है एरिया का, जैसे ABCD में समलंब में होता क्या है, समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा का केवल एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है, बराबर नहीं होता है, क्या होता है, समांतर होता है। ये A है और ये क्या है, B है। तो इस सम चतुर्भुज का जो और इसके बीच की जो हाइट है भैया वो क्या है, अगर h है तो आप कहोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल और गुणे में क्या होता है ऊंचाई, है ना। ये होता है हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और अगर बात की जाएगी परिमाप की, तो परिमाप तो होता है सभी भुजाओं का योग, है ना। परिमाप की बात की जाएगी तो सभी भुजाओं का क्या होता है, योग होता है इसका परिमाप। ठीक है, तो इसके विषय में आप इतना ध्यान रखिएगा A + B + C + D। ठीक, ये परिमाप होता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसका आपको फार्मूला याद रखना है समलंब का, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तो हम लोगों ने भैया जो है सारे चतुर्भुजों के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया है। जैसे कि आपका वर्ग हो गया, आपका आयत हो गया, आपका समचतुर्भुज हो गया, है ना, आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, और आपका समलंब हो गया, है ना। तो इनके जो बेसिक फार्मूले हैं जितने भी, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आप क्लास अंत तक देखे हैं
है ना, अंत तक लास्ट तक देखे हैं और पूरा थ्योरी आपने पढ़ा है, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हमने लास्ट तक किया है। और अभी बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा, है ना, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी औरों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा जितने भी आपके साथी बंधु हैं, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा इस पर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।